तो बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो कल हमने जहां तक पढ़ा था, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों को। तो अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, थैंक यू। तो कल जहां तक हमने किया था उससे अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ये हमारी वेबसाइट है। ये पूरा का पूरा हमने स्ट्रक्चर बनाया था अपनी वेबसाइट का डिजाइन करने का। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स पेज है। तो यहाँ तक हमने अपनी वेबसाइट डिजाइन कर ली थी, यहाँ तक का ये काम हमने कल कर लिया था। इस पे हमने कल पढ़ा था कि बुलेट्स कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आज एक बार हम इस पे इसके नीचे बुलेट्स इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लिस्ट आइटम। तो दो टाइप के लिस्ट आइटम है, मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, एक है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट हमने कल इंट्रोड्यूस की थी। कल मैंने पढ़ाया था आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है। ठीक है, ये कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको पूरा बता दिया था कल के उसमें। ठीक है, तो अभी एक क्या काम करते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, ओएल टैग स्टार्ट करना है। ये HTML चल रही है अभी। ठीक है, सबके सब ध्यान रखना, जिन्होंने 2 लेक्चर पुराने नहीं पढ़े वो यूट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, ओएल टैग स्टार्ट करते हैं और ओएल टैग क्लोज करते हैं। ये पूरी कहानी टैग्स में चलती है। तो आज के लेक्चर पे ध्यान देना जो नए हैं, और पुराने लेक्चर देख के तो वो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हम ओएल टैग कल हमने डाला था और लिस्ट आइटम हम LI करके डालते हैं। तो लिस्ट आइटम 1, 2, 3, 4 लिस्ट आइटम जैसे हमने डाल दिए, 1, 2, 3 एंड 4। और अब हम इसे सेव कर देते हैं और इसका आउटपुट हम कहाँ देखेंगे, अपने वेब ब्राउजर पे। तो हमें कौन सा इंडेक्स वाला पेज अपना ओपन करना पड़ेगा। तो ये देखिए आ गया। तो ये आ रहा है 1.1, 2.2, 3.3, 4.4। ये इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा है। मैं यहाँ पे 1 ऐसे लिख देता हूँ, 2 और 3 और 4। ठीक है, इसे सेव कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखो, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4। अगर इसी लिस्ट को मैं अनऑर्डर्ड कर दूंगा, मतलब OL की जगह मैं UL कर दूंगा, ठीक है, और UL टैग क्लोज हो जाएगा, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट देखिए कैसी होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसी होती है, वो डॉट से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे डॉट्स लग गए, डॉट मतलब डॉट 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर ये ऑर्डर्ड होती तो उसमें सीक्वेंस आते, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग आती। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना सिलेबस हम जो था वो यहाँ से पुट लिया था हमने, वो हम ले लेते हैं। कोई डेटा ले लेते हैं वो डालने के लिए। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं कुछ डेटा। तो ये कोर्स हमारा पुराना कोर्स था PHP का। तो इससे मैंने सोचा था कि ये फेज 1 वाला ये कॉपी कर लेंगे हम। ये कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, पूरा डेटा पेस्ट हो गया। अब इस डेटा को हम
लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है, हमारा लिस्ट के फॉर्म में कैसे लगाएंगे हम इसको? ये हमारे लिस्ट आइटम है, ये पूरे के पूरे लिस्ट आइटम हमारे सारे। ठीक है, तो हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करें यूएल। ठीक है, और उसके अंदर ये हमारे लिस्ट आइटम है। तो इसको हम इस फेज 1 को हम इससे बाहर निकाल लेते हैं। फेज 1 को मैंने बाहर निकाल लिया, ये इसके नीचे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये पहला वाला लिस्ट आइटम है हमारा। तो इससे पहले क्या लगाएंगे? ऑफ कोर्स एल लगाएंगे, और एंड में क्या करेंगे? एल को क्लोज कर देंगे। सेम इसमें भी यही काम करेंगे हम, एल लगाएंगे और एंड में एल को क्लोज कर देंगे। इससे पहले भी यही काम करेंगे, एल लगाएंगे और एंड में एल को क्लोज कर देंगे। सबसे पहले ये सारे के सारे हमारे लिस्ट आइटम है। ठीक है, तो उससे पहले हम एल लगा रहे हैं और फिर एल को क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम एल लगाएंगे और एंड में हम एल को क्लोज कर देंगे। इससे पहले भी हम एल लगाएंगे और एंड में हम एल को क्लोज कर देंगे। तो देखिए, हमने सारे के सारे लिस्ट आइटम बना लिए। ठीक है, अभी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, हम ये नीचे वाली को डिलीट कर देते हैं, ये एग्जाम्पल था। ठीक है, अभी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। लेट्स चेक, इसको देखते हैं कैसा दिखता है। ये आ गई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये आ गया हमारा फेज 1, सिलेबस आ गया। अबाउट दिस कोर्स सिलेबस, व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम दिस कोर्स फेज 1, हाउ पीएचपी स्क्रिप्ट वर्क, पीएचपी सिंटैक्स। ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो हम एक चीज डिलीट कर सकते हैं इसमें से, एरो या डॉट्स, जो भी आप चाहें। तो ये हो सकता है ये एरो हमारे इसकी वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमने एरो लगा रखे हैं। ठीक है, और इसको सेव कर दिया और यहाँ रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश हो जाएगा, ये आ गई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बन गई आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से बनती है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके नीचे हम एक काम करते हैं, एक फोटोग्राफ और लगा देते हैं। ठीक है, जो बहुत बड़ी फोटोग्राफ थी वो इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं, फिर इस पेज को अरेंज करना स्टार्ट करें। तो आज कुछ अलग सीखेंगे हम। ठीक है, तो इसके नीचे हम एक काम करते हैं, एक टीआर और ले लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने कितने टीआर लिए? ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये टीआर मतलब ये तीसरी रो है हमारी, ये चौथी रो है, और इसके नीचे आ गए हम। अब एक और रो बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है 5वीं रो टीआर। ठीक है, ये टीआर ओपन, ये टीआर क्लोज। इसके अंदर टीडी ओपन और टीडी क्लोज। इसके अंदर क्या है, हमने इसके अंदर क्या लेना है? इसके अंदर हमने लेनी है आईएमजी। इमेज कैसे लेते हैं? आईएमजी टैग से, आईएमजी स्पेस एसआरसी सोर्स फाइल। तो सबसे पहले हमें इमेज चाहिए, एक इमेज टैग क्लोज। तो इमेज कौन सी ले रहे हैं हम मेरे ख्याल से इसका बैनर ले लेते हैं। ये बैनर है इसका। ठीक है, ये नहीं है बैनर, पीएचपी प्रोग्रामिंग। काम करते हैं, व्यू देख लेते हैं इसका। चलिए ये ले लेते हैं, ये रहा। इसको ये भी नहीं है। ठीक है, इसी को ले लेते हैं फिलहाल। इसे कॉपी कर लेते हैं, हम अपने फोल्डर में रख लेते हैं जहां पे हमारी वेबसाइट की इमेज फोल्डर बना है। इसके अंदर पहले से हमने एक इमेज रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ हमने एक इमेज और रख दी। ठीक है ना, तो इस इमेज को हम लगाने जा रहे हैं वहां।
तो इस इमेज का नाम बहुत बड़ा है, तो पहले तो इसका नाम छोटा कर लेते हैं। इस इमेज का नाम कर देते हैं, सपोज PHP कर देते हैं, ठीक है। ताकि जो भी इमेज का नाम होगा, इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखें, क्योंकि इससे पहले की जो मैंने इमेज यूज की थी, लिस्ट में डॉट्स को रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं डॉट्स को रिमूव। हमारे जो लिस्ट आ रही है इसमें से डॉट्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है, बाद में। तो फिलहाल जो हमारी लिस्ट आ रही है यहाँ पे ऊपर आप देखिए, एक इमेज हमने ये अपलोड की थी img src इमेज फोल्डर के अंदर cover.jpg। तो उसका नाम जो था वो हमें यहाँ यूज करना पड़ा था, cover.jpg, ठीक है। अब सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। इस इमेज के नाम हमने PHP दिया है, इसको हमें PHP, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि ये कौन सी इमेज है, ठीक है। प्रॉपर्टी से पता चल रहा है ये भी JPG इमेज है, ठीक है। अब ये JPG इमेज है, तो इसी को भी हमने यहाँ पे इसके नाम से अपलोड करना है। सेम पाथ हम ले लेंगे, यही वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसे यहाँ डाल देते हैं यहाँ। अब इसका नाम कवर नहीं है, इसका नाम क्या है, PHP, ठीक है। तो PHP इसका नाम है, सेव कर दिया। अब एक बार देखते हैं, यूएल को क्लोज नहीं किया, ओके ओके ओके, यूएल को क्लोज। देखो हाँ, ये भी एक चीज और बता दूं मैं आपको, यूएल को क्लोज नहीं किया मैंने, बट एरर नहीं आया। अगर आपने देखा होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट वैसी की वैसी बनी रही। एक्चुअली होता क्या है, HTML में एरर नहीं आता है। टैग्स में कभी कभार आप क्लोज, बंद, ओपन छोड़ दो उसे, टैग्स को ऐसी, तो उसमें एरर नहीं आएगा आपका, ठीक है। लेकिन क्या होगा, लास्ट में स्ट्रक्चर बिगड़ने की संभावना रहेगी जब आप उसे ऑनलाइन अपलोड करोगे, तो वहां पे सर्वर पे उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा अगर आपने टैग्स क्लोज नहीं किए हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लेकिन एरर नहीं आएगा, लोकल मशीन पे आपको बिल्कुल सही दिखाएगा वो, ठीक है। काम करता हूँ, वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो लोकल मशीन पे सही दिखाएगा आपको, एरर नहीं आएगा। यहाँ पे सेव कर दिया मैंने। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो देखते हैं हम यहाँ पे हमारी ये इमेज आ गई है। तो अब देखो इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। अब ये इमेज का एक्चुअल साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा। हमारा नीचे भी स्क्रॉल बार आ गया, ये देखो इधर तक जा रही है ये। तो हम इसको छोटा तो कर सकते हैं वैसे। अब चलो छोटा करके देखते हैं इस इमेज को, ठीक है, क्या कैसे करना है। लेट्स सी। तो यहाँ पे इस इमेज का एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विड्थ इक्वल्स टू सपोज 500 px लिख देता हूँ, और इसकी हाइट इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ भी 500 px लिख देता हूँ। देखता हूँ क्या कुछ होता है कि नहीं होता, ठीक है। सपोज मैंने इमेज का साइज चेंज करने की कोशिश की और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया तो हो गया। देखो एक्चुअली में थोड़ा सा इमेज खराब हो गई है क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए, विड्थ ज्यादा होनी चाहिए और हाइट कम होनी चाहिए। तो मैं विड्थ ज्यादा कर देता हूँ इसकी, 1000 या 800 पिक्सल का देता हूँ, और इसे कर देता हूँ 400। तो मेरे ख्याल से अब ठीक हो जाएगी। लेट्स चेक, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रही है, ठीक है ना। तो ये हमारी इमेज आ गई है, अपलोड कर दी हमने। आज हमने दूसरी इमेज भी अपलोड कर दी, वो भी आ गई हमारी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस पेज को थोड़ा अरेंज करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना था, हमारा हमारा टारगेट था, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमने सेंटर पे लेना है। जो ऊपर लिखा हुआ है वेब डिजाइन, इसको हम सेंटर पे लेना है, और बढ़िया सा ऐसे सेंटर पे, और फिर हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे आ जाए। फिर यहाँ पे अबाउट द कोर्स आ जाए, फिर उसके बाद एक फोटो हमने PHP की ली है वो भी हम सेंटर पे डालें। तो इस टाइप का कुछ हमें करना है इसमें। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसका बॉर्डर हटा देते हैं, क्योंकि बॉर्डर बहुत
तो चलो फिलहाल बॉर्डर नहीं हटाते हैं फिलहाल देखने के लिए। तो सबसे पहले इस वेब डिजाइन को हम सेंटर पे करते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ इसको, आप लोग देखिएगा कैसे अरेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वेब डिजाइन का टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस टीडी में, ये जो टीडी है आपका, इस टीडी में ध्यान रखना, इस टीडी में मैं क्या कर रहा हूं, ALIGN, अलाइन, CENTER, कहां पे अलाइन करना है मुझे इसे, सेंटर पे अलाइन करना है इस वेब डिजाइन को। ये वेब डिजाइन कहां लिखा हुआ है, ये H1 हेडिंग में लिखा हुआ है, और ये कौन किसके अंदर है, इस रो के अंदर है, इस TR के अंदर, और इस TR के अंदर इस TD में है। तो सपोज मैं यहाँ पे लगाता हूँ अलाइन सेंटर, तो देखता हूँ क्या होता है, क्या ये सेंटर पे आता है, नहीं आता। ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया, देखो आ गया ना, एकदम सेंटर पे आ गया। इसका मतलब है ठीक लिखा मैंने। तो इस डेटा को इस सेल पे मैंने क्या लगाया, एक प्रॉपर्टी लगाई, उसके अंदर इन टैग्स के अंदर एक प्रॉपर्टी लगाई अलाइन। जैसे कि आप देख रहे होगे बॉर्डर लगाया मैंने 1 पिक्सल इस टेबल पे, इस टेबल पे बॉर्डर 1 पिक्सल लगाने की वजह से क्या हुआ, पूरी टेबल में एक बॉर्डर आ गया चारों तरफ। अगर मैं ये बॉर्डर हटा दूं, डिलीट कर दूं और फिर सेव करूं, तो देखो बॉर्डर यहां से हट जाएगा, गायब हो गया, ठीक है। वापस से अगर मैं इसमें बॉर्डर ले आऊं और सेव करूं, तो बॉर्डर आ गया वापस से। अभी मैंने इस टेक्स्ट को अलाइन किया, अब ऐसे ही मैं इमेज को भी अलाइन कर सकता हूं ना। इमेज कहां है मेरी, इमेज इस टीडी के अंदर है, ध्यान से देखो। इस टीडी में मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा ALI अलाइन सेंटर, ठीक है, और इसे सेव करूंगा। अब देखता हूं कि क्या हुआ, ये अलाइन सेंटर आ गया, देखो इमेज आ गया अलाइन सेंटर पे, टेक्स्ट भी आ गया ऊपर के अलाइन सेंटर पे। एक काम करता हूं, मैं नीचे वाले टेक्स्ट को अलाइन सेंटर लाने की कोशिश करता हूं, देखता हूं क्या होता है, ठीक है। ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है ये इस टीडी के अंदर है, यहां पे मैं लिखता हूं ALIGN अलाइन, CENTER सेंटर, अलाइन सेंटर। अब देखता हूं यहां क्या होता है, ये देखो ऐसा आ गया है। अभी अगर मैं चाहूं, अगर मुझे, अगर कोई मुझसे कहे कि भाई ये टेक्स्ट जो है यहां से शुरू हो और इस इमेज के नीचे नीचे ही आए, मतलब ये तो पूरे उसमें आ रहा है ना, इसको मेरे को बस यहां से यहां तक करना है, कैसे करूंगा। देखो ये बहुत आसान है, आसान कैसे है, मैं क्या करूंगा, इस टीडी के अंदर, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट इस टीडी के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। ये रहा मेरा वेब पेज, ठीक है। ये मैंने ऊपर वाला टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर पे, ये मेरी इमेज अलाइन हो गई सेंटर पे। अब ये मेरा टेक्स्ट क्या है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक आ रहा है। मुझे क्या करना है, अगर मेरी इमेज यहां से यहां तक है, मुझे इस टेक्स्ट को यहां से यहां तक लेके आना है, जबकि ये पूरी स्क्रीन पे है, ये यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक जा रहा है। अब मेरा काम क्या है कि इसको मेरे को यहां पर लेके आना है सेंटर पे, ठीक है। तो वो कैसे लाऊंगा, उसको लाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो अब ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मेरी रो है, ये मेरी पहली TR है, ये रो पहली है, ये दूसरी TR है, ये मेरा तीसरा TR है, और इसके नीचे ये मेरा चौथा TR है। इसके अंदर ये मेरा TD है, जिसके अंदर मैंने लिखा है पूरा, ये दूसरा TD है, और ये मेरा तीसरा TD है, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये TR है, इसके अंदर क्या है, TD है, टेबल रो सेल या टेबल डेटा, कुछ भी कहो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा डेटा पड़ा हुआ है, और ये TD जो है ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक है। क्यों, मेरी टेबल पूरी की पूरी 100% है। ये मैंने आपको डे 1 बताया था कि मेरी टेबल जो है वो पूरी 100% पे चल रही है। ये इस टेबल की विड्थ क्या है, पूरी 100% है। अब मेरी टेबल की विड्थ तो 100% है, यहां से यहां तक 100%। अब मुझे चाहिए कि एक मैं यहाँ पे टेक्स्ट को इस यहां से यहां तक का लेके आऊं। कैसे लाऊंगा, मैं क्या काम करूंगा, इस टीडी के अंदर, ये जो मेरा टीडी है, इस टीडी के अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा छोटी सी। उस टेबल को मैं यहां बीच में रख दूंगा एकदम, और उसके अंदर मैं ये टेक्स्ट रख, तो एक टेबल तो मेरी बाहर वाली हो गई, उसके अंदर मैं एक और टेबल यूज कर रहा हूं, इसे हम बोलते हैं
टेबल इनसाइड टेबल, जैसे कि प्रोग्रामिंग में होता है, हम लूप मतलब इफ के अंदर एक नेस्टेड इफ होता है, ऐसे ये नेस्टेड टेबल है, टेबल के अंदर एक और टेबल। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके टेबल के अंदर बहुत सारी टेबल होगी। तो इस बाहर वाली टेबल को आप क्या कहोगे? ये एक्चुअली मेरी बाहर वाली टेबल जो है ये मेन टेबल है। इसके अंदर मुझे बहुत सारी अलग अलग टेबल बनानी पड़ सकती हैं डेटा को अरेंज करने के लिए। ध्यान देना इस बात को, मुझे अलग अलग टेबल बनानी पड़ सकती है डेटा को अरेंज करने के लिए। बाहर वाली टेबल क्या है? ये मेरी मेन टेबल है, इसे मैं बोलता हूँ रैपर। ये रैप करके रख रही है मेरे पूरे डेटा को पकड़ के रख रखा है इसमें। ठीक है, ये मेरी रैपर टेबल है, बाहर वाली टेबल। और मेरी अंदर की जो दूसरी टेबल है वो मेरे अलग अलग डेटा को अरेंज करने के काम आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि डिजाइन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हमारा टास्क है इस टीडी के अंदर, इस टीआर के अंदर, इस टीडी के अंदर एक और टेबल क्रिएट करना और जिसको सेंटर पे रखना। ठीक है, तो ये रहा मेरा टीआर, इसके अंदर ये रहा मेरा टीडी। इस टीडी के अंदर मैं एक टेबल और क्रिएट करने जा रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, ये मैंने क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं? टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज, उसके अंदर एक टीआर और टीआर क्लोज, उसके अंदर एक टीडी और सिंपल टीडी क्लोज। ये एक मेरी पूरी टेबल बन गई है। इस टेबल में क्या है? एक ये टेबल यहां से शुरू हुई है, यहां खत्म हुई है, एक रो है इसके अंदर और उस रो के अंदर एक सेल है। इस सेल के अंदर अब मैं डेटा डाल देता हूं। डेटा कौन सा है मेरा? ये रहा भाई, ये पूरा का पूरा डेटा है मेरा, यहां से लेके यहां तक। इसे मैं कर देता हूं कंट्रोल एक्स, यहां से गायब गायब कर देता हूं। ठीक है, और इस डेटा को मैं यहां पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा टैब दे देता हूं मैं, बस ऐसे। टैब नहीं आ रहा है, सेव कर देता हूं। ठीक है, ऐसा आएगा, सेव कर देता हूँ। तो ये देखो, ये टेबल अलग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ। कमेंट ऐड करने से क्या होगा? मुझे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा टेबल ऐड की है। कमेंट कैसे ऐड करते हैं? कैसे? दिस इज माय सेकंड टेबल। कुछ भी कमेंट लिख दिया मैंने फिलहाल इस कमेंट का। दिस इज माय सेकंड टेबल टू होल्ड डेटा, मतलब टू होल्ड सेंटर टेक्स्ट, इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या, किस काम के लिए टेबल बनाई। तो उससे पहले ठीक है कमेंट डाल दिया मैंने। ठीक है, कमेंट मैंने बताया आपको कैसे डालते हैं। अब क्या है? अब मैं यहाँ देखता हूँ रिफ्रेश करके कि भाई कोई स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। ठीक है, अब मेरा ये देखो वापस ऐसा आ गया। पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर एक और टेबल है, इस टेबल के अंदर एक और टेबल है, अभी पता नहीं चल रहा है, आपको देख नहीं रहे क्योंकि उसका कोई बॉर्डर। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ? इस टेबल की विड्थ को, ये टेबल है, ऊपर वाली टेबल की विड्थ को मैंने कितना रखा था? 100%। एक काम करता हूँ, इस टेबल की विड्थ को 50% कर देता हूँ। विड्थ इक्वल्स टू 50%। ठीक है, सेव कर। अब देखता हूँ ये क्या होता है इसमें। ये देखो भाई क्या हुआ, ये आ गई बीच में, आ गया डेटा बिल्कुल एकदम बीच में आ गया, उसके इमेज के नीचे। मतलब अभी एग्जैक्ट यहां से शुरू और यहां पर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन आ गया भाई बीच में। ये कैसे आया? देखो इस बात को ध्यान ध्यान देना। इस टेबल की विड्थ कितनी होगी? 50%। इस टेबल की विड्थ होगी 50%, यानी पूरी स्क्रीन का आधा। इतनी है ये टेबल, यहां से यहां तक। अगर मैं स्क्रीन के दो पार्ट कर दूं ना 100% के, 50 ये है, 50 ये है, और इस टेबल की विड्थ कितनी है? 50%, यानी यहां से लेके यहां तक इतने में है। अब इस 50% को मैंने क्या किया? अलाइन सेंटर कर दिया, तो ये सरक के यहां पहुंच गई। ये देखो, इस टेबल की विड्थ है 50 सेंटर और इसे मैंने कहा अलाइन किया? अलाइन सेंटर, इस टीडी में।
ये इस रो के अंदर है और इस रो में जो भी पड़ेगा उसको मैंने सेंटर अलाइन किया है, तो ये टेबल सेंटर पे आ गई। और ये 50% विड्थ की है तो सेंटर पे ऐसे हो गई है। अब आपको मैं इसका बॉर्डर डाल के दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। BOR बॉर्डर इक्वल्स टू 1 px। ठीक है, अब देखना आपको दिख जाएगी टेबल साफ साफ कहां पे रखी है, ये रही, दिख रही है। अब ये एक टेबल है जो बीच में है। अब ये मैं चाहता हूँ ये यहां से शुरू हो यहाँ पे खत्म हो, तो एक कुछ नहीं, मुझे इसका थोड़ा सा विड्थ को बढ़ानी पड़ेगी। 50% से ज्यादा कर दूंगा तो वो काम हो जाएगा मेरा। मेरे ख्याल से देखता हूँ 60% करके कहाँ पे आता है। 60% कर दिया मैंने, तो देखो मेरे ख्याल से आ गया है। ठीक है, अब बॉर्डर हटा देता हूँ इसका, ये इसे सेव कर देता हूँ और फिर देखता हूँ ये देखो, अब लगभग टेक्स्ट जहां मैं चाह रहा था वहां आ गया है। ठीक है, अब इसके नीचे देखें सिलेबस और ये चल रहा है, इनको भी अलाइन कर देते हैं भाई सेंटर पे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसके नीचे आते हैं, ये रहा मेरा ये TD, इसको भी अलाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो ये आ गया सेंटर पे। अब ये टेक्स्ट तो सेंटर पे आ गया लेकिन ये डॉट्स यहाँ रहे। ठीक है, सारे डॉट्स यहाँ रहे, क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, विड्थ उसकी 100% है, वो स्टार्ट यहाँ से चल रहा है, तो पूरे के पूरे स्पेस को कवर कर ले रहा है। मुझे सेम काम करना पड़ेगा जैसा ऊपर वाला किया है, सेम काम करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ये बुलेट्स देने तो आपको आ गए हैं, मेरे ख्याल से इन डॉट्स को हटा देते हैं। क्या करें? ठीक है, वैसे डॉट्स को भी बीच में भी ला सकते हैं, पर सेम काम करना पड़ेगा हमें। एक और टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी इसके अंदर, जिस टेबल में ये सारे के सारे कंटेंट रखने पड़ेंगे और वो कंटेंट को हम ऐसे सेंटर पे ले आए। ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं हम इसमें अलाइन सेंटर। चलो ठीक है, फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं। तो इमेज को सेंटर पे अलाइन करते हैं, काम करते हैं हम सबसे पहले इस इमेज को। तो ये इमेज इस TD के अंदर है, इसको भी कर देते हैं अलाइन सेंटर। तो भाई हमारी नीचे वाली इमेज ही मेरे ख्याल से सेंटर पे आ जानी चाहिए। ये देखो, और इसकी विड्थ थोड़ा ऊपर वाली इमेज से ज्यादा हो रही है, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं विड्थ, 780 करते हैं। तो 780 px का मतलब होता है पिक्सल। ओके, px का मतलब होता है पिक्सल। 760 सब कुछ जो आपका है ना कंप्यूटर स्क्रीन में, सारा काम पिक्सल्स में हो रहा है। एक पिक्सल्स कितना बड़ा होता है? एक पिक्सल होता है इतना बड़ा, ये समझ लो आप। तो 1 2 3 4 ऐसी डॉट 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 लगाते जाओ आप। जब 760 डॉट लगा दोगे एक लाइन पे, तो उसका मतलब होता है 760 पिक्सल। 760 px का मतलब है ये 760 डॉट्स एक के बगल में एक। अगर आप 10 px करोगे, 10 पिक्सल मतलब 10 डॉट्स, 20 पिक्सल्स मतलब 20 डॉट्स, 760 पिक्सल मतलब 760 डॉट की विड्थ होगी इसकी। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट है कोई? ठीक है, चलो आसान, ठीक है ना, यहाँ पर तक तो आसान है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अलाइन हो गया सेंटर पे। तो अब ये देखो, अब ये पूरा भाई अगर मैं इसका बॉर्डर हटा दूं एक मिनट के लिए, कि बॉर्डर को हटा देता हूं मैं यहाँ से, तो ये आपको एक कुछ वेबसाइट का लुक देगी। देखो भाई, वेब डिजाइन कोर्स, उसके नीचे एक इमेज आ गई, अबाउट द कोर्स, सिलेबस, फिर उसके नीचे एक इमेज और आ गई, उसके नीचे आप कुछ भी डाल सकते हो। ऐसे ही वेबसाइट नीचे तक आती रही, जितना नीचे आप जाते रहो उसके, और जितना ब्यूटीफुली आप उसे डिजाइन कर सको। काम सारा किस में हो रहा है? हाँ, कोड सेंड कर दूंगा युवराज मेल पे आपको। काम सारा किस में हो रहा है? काम सारा का सारा टेबल्स में हो रहा है भाई। अब वो आपके देखो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है? लॉजिक, आपका आपका खुद का लॉजिक।
मैंने आपको बता दिया नेस्टेड टेबल, मतलब मैंने आपको बता दिया कि एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल आप डाल सकते हो, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से अरेंज करते हो। सपोज करो आपको यहाँ पे 2 सेक्शन चाहिए, तो आप एक टेबल के 2 कॉलम भी बना सकते हो। जैसे सपोज करो इसमें आपको अबाउट द कोर्स के बगल में ही सिलेबस डालना है, मे भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इस टेबल की 2 सेक्शन बना दोगे आप। इसी टेबल के नीचे एक और टीआर ले लोगे आप, सपोज करो, मे भी हो सकता है, या इसी के अंदर एक और टीडी ले लोगे आप, ठीक है। जैसे इसके अंदर इसके नीचे पहले एक और टीआर लेते हैं, एक पहले ये वाला काम करते हैं, टीआर और टीआर क्लोज, ठीक है। इसके अंदर टीडी और टीडी क्लोज, और इसके अंदर आपने पूरा का पूरा ये नीचे वाला डाटा ले लिया जो आपने अलग से ले रखा है पूरा का पूरा, यहां से H3 से UN, यहाँ। तो क्या होगा, देखो ये इसके नीचे आ जाएगा, आ गया ना सेंटर पे। अब इसको नीचे से डिलीट कर दो आप। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है। ये टीआर ही डिलीट कर देते हैं आप, नीचे वाला पूरा का, टीआर की जरूरत ही नहीं है। ध्यान रखना इसमें डिलीट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना ही ट्रिक है भाई, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आपका टीआर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। सबसे ज्यादा कोड को ना रीड करने में दिक्कत हो जाती है। अब ये सपोज कर देखो 56 लाइन ऑफ कोड है, अगर ये वेबसाइट नीचे जाएगी और 1000 लाइन बन गई, इसमें 1000 या 2000 लाइन बन गई, तो आप सर पकड़ लोगे कि कहाँ मेरा टीआर खत्म है, कहाँ मेरा टीडी खत्म है, ठीक है। हालांकि आजकल जो है वो वेबसाइट्स बन रही हैं उसमें डिवीजन टेबल का, अरे सॉरी मैंने गलत डिलीट कर दिया क्या, डिविजन्स में बन रही है, लेकिन वेबसाइट टेबल्स में बनाना ज्यादा आसान है डिविजन से, इसलिए मैं तो क्या है टेबल डिवीजन दोनों में काम करता हूँ। अबाउट द कोर्स मैंने कहाँ डाला है, ठीक हो गया। इसके नीचे सिलेबस डाल दिया हमने, ठीक है। ये हमारा दूसरा सिलेबस यहाँ से, इसको डिलीट कर, गलती से आप गलत चीज डिलीट कर दो तो स्ट्रक्चर आपका खराब हो जाएगा। ये रहा, अभी आपको कुछ कुछ वेबसाइट का फील लेगा। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ कुछ वेबसाइट से डिजाइन हो रही है, ठीक है। अभी इसमें कमी क्या है, इसमें कमी है कलर्स की। इसमें कलर्स नहीं है, बैकग्राउंड में कलर नहीं है, अलग अलग टेक्स्ट के अलग अलग कलर नहीं है, ठीक है। इस सपोज इस फेज 1 को भी मैं एक बार बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इस फेज 1 को भी एक काम करते हैं, चलो छोड़ दो इसको ऐसे ही, इसको भी वरना एक हेडिंग में डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें किस चीज की कमी है, अलग अलग कलर्स की कमी है और बहुत सारी चीजों की कमी है, ऊपर बटन्स लगाने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये काम किससे करें, देखो अभी हमने क्या किया, सारा काम हमने इसी में कर दिया, अलाइन भी कर दिया सेंटर में, इधर उधर जो भी चीजें जा रही थी, विड्थ भी हमने यही डिफाइन कर दी, सब कुछ हमने यही कर दिया, ठीक है। अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एक नई प्रोग्रामिंग को जिसका नाम है कास्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS, जिसको मैं पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में काफी हमने इसके बारे में बात की, लेकिन बताया नहीं मैंने आपको क्या है ये CSS है। इसका नाम फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट का काम क्या है, HTML का काम अभी तक आपको जहां भी ये दिखा है, HTML का काम है कंटेंट को पेज पे डिस्प्ले करना। देखो ये पूरा का पूरा आपका कंटेंट है, इस कंटेंट को पेज पे डिस्प्ले किया HTML ने और कुछ नहीं किया, इस पूरे कंटेंट को पेज पे डिस्प्ले कर रखा हमने HTML की हेल्प से। लेकिन अब इसका कलर चेंज करना, इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना, इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई और कलर लगाना, इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई और कलर लगाना, ठीक है। ये सारा का सारा काम, मतलब कलर्स का जितना भी काम है, ब्यूटिफिकेशन का जितना भी काम है, वो सारा काम कौन करता है, CSS करता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अब CSS जो होता है, दो टाइप का होता है CSS,
दो तरीके से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, टाइप का नहीं, दो तरीके से आप CSS को इस्तेमाल कर सकते हो। एक होता है कि अपने वेब पेज पे ही, जो आपका वेब पेज है जहां आपने HTML की कोडिंग की है, यहीं पे आप CSS लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आप CSS लिख दो पूरी की पूरी, कोई दिक्कत नहीं है इसके नीचे, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि उसे आप एक अलग पेज में लिखो, मतलब एक नई फाइल बनाई मैंने, यहाँ पे मैं CSS लिखना स्टार्ट करूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे भी CSS लिखते हैं मैं यहाँ लिखूंगा पूरी CSS, और इसको मैं इससे लिंक कर दूं। समझ गए दोनों तरीके? एक तरीका है कि मैं इसी पेज में लिखना शुरू करूं, एक तरीका है कि मैं अलग से लिखूं और फिर उसे इस पेज से लिंक करूं। तो इन दोनों CSS का टाइप होता है, एक होता है इंटरनल CSS, एक होती है इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है आपने वेब पेज पे ही लिख दिया, आपने HTML के नीचे ही लिखना शुरू कर दिया, HTML के साथ ही। एक होता है एक्सटर्नल, इसका मतलब होता है आपने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई, अलग से CSS लिखी, और फिर ये CSS लिखी और उसे किससे लिंक किया, HTML से, मतलब अपनी फाइल से लिंक कर दिया। दोनों के अलग अलग फायदे हैं। इसका फायदा ये है इंटरनल का कि ये पर्टिकुलर एक ही पेज पे काम करेगी, मतलब आपने इस पेज पे लिखी है CSS, मतलब अगर आपने यहाँ पे लिखना शुरू किया CSS की कोडिंग को, तो वो सिर्फ इसी पेज के लिए होगी, वो किसी और पेज के लिए नहीं होगी, सिर्फ इस पेज पे ही काम करेगी। एक्सटर्नल CSS का क्या फायदा है, आपने यहाँ पे एक CSS लिखी पूरी की पूरी, उसे आप 10 पेज में एक साथ लिंक कर सकते हो, मतलब 10 पेज के लिए आपको अलग अलग CSS लिखने की जरूरत नहीं है, एक जगह CSS लिखो, 10 के 10 पेज से लिंक कर दो, ठीक है। क्या मतलब बोला मैंने? इंटरनल यानी वो उसी पेज के लिए होगी, इंटरनल का मतलब है फॉर वन पेज, फॉर वन पेज, फॉर पर्टिकुलर जिस पेज के लिए आपने लिखी है वो। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब आपने अलग से लिखा और यहाँ पे आपके 10 पेज हैं अलग अलग, उन सबको इसी फाइल से लिंक कर दिया आपने, मतलब आप 10 पेज के लिए एक साथ CSS लिख सकते हो। एक्सटर्नल का फायदा ये है, मैक्सिमम एक्सटर्नल यूज होती है, ठीक है, मैक्सिमम। हर जगह आप देखोगे CSS की अलग फाइल होगी, अभी आपको दिखाऊंगा। इंटरनल भी यूज होती है, कहाँ? कभी कभार क्या होता है, मुझे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए CSS लिखनी है जो उसी पेज पे चले और किसी पेज पे ना चले, ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, इंटरनल लिखता हूँ। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि जब मैंने एक्सटर्नल CSS बनाई होती है तो हो सकता है कि वहां पे मैंने जो CSS वेरिएबल है वो यूज किया है और वो सब पेजों पे चल रहा है, ठीक है, बट वही सेम वेरिएबल मैं इंटरनल में यूज करूंगा तो पर्टिकुलर एक पेज के लिए चलेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस आप ये समझें कि इंटरनल भी यूज होती है पर एक्सटर्नल ज्यादा फायदा रहती है। एक्सटर्नल सबके लिए एक साथ काम करती है, इंटरनल एक पेज के लिए एक काम करती है, इतना समझ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जो हमारी इक्फा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनाई है हमने लाइव, आयु देहरादून की वेबसाइट जो है ITS वाली, ये हमारी इक्फा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ITS की, ठीक है। इसके लिए दोनों टाइप की CSS लिखी गई है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, हर पेज पे, इस पे बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट को मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी वेबसाइट, बड़ी है मेरे पास, ये है, ठीक है। ये वो वेबसाइट है, इसमें देखो कितने सारे पेज हैं, अबाउट, एडमिशन, डेटा साइंस, DS फैकल्टी, फैक, फी स्ट्रक्चर, ठीक है, इंडेक्स, ये इंडेक्स पेज है, ये मेन पेज है। अगर मैं इंडेक्स पेज को खोलूंगा, ये मैं अपने सिस्टम पे खोल रहा हूँ, देखो ये सिस्टम पे चल रही है मेरे, ठीक है, सेम है जो हमारे ऑनलाइन चल रही है, ये ऑनलाइन, ये इंटरनेट से चल रही है, ठीक है। ये इंटरनेट से चल रही है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ऊपर
https.iudehradun.edu.in, और ये जो है ये मेरे कंप्यूटर पे चल रही है। देखो यहाँ पे लिखा है C examp htdocs its index.html। तो इंडेक्स पेज मेरा मेन पेज होता है ना, तो जब आप ऑनलाइन मेरी वेबसाइट को खोलोगे तो मेन पेज ही खुलेगा, ये वाला। तो ये मेरे कंप्यूटर पे है, ये कंप्यूटर पे ये रही, ठीक है। अगर आप इसका कोड देखना चाहोगे तो इसको आप ओपन करोगे इससे, सबलाइन से। सबलाइन पे ये रहा इसका कोड। अब अगर आप इस कोड को सर्वे करोगे, नीचे तक जाओगे तो देखोगे, आप पाओगे कि इसमें कितने लाइन्स ऑफ कोड है। अभी हम नीचे तक जा रहे हैं तो ये रहा हमारा 618 लाइन्स ऑफ कोड है इस पूरे यहाँ पे HTML एंड है। देखो यहाँ पे बॉडी एंड हो गई, यहाँ पे HTML एंड हो गई, ठीक है। तो इतने लाइन्स ऑफ कोड है 618, और इतने ही लाइन ऑफ कोड हर पेज में होते हैं करीब करीब, ठीक है। अब इसमें जो मैंने इंटरनल CSS लिखी है वो दिखाता हूं मैं आपको कहाँ लिखी है। वो ये है, देखो ये स्टाइल से शुरू होती है, ये रही इंटरनल CSS, ये स्टाइल है। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, देखो मार्जिन लिखा है मैंने 0 पिक्सल, पैडिंग लिखी है 0 पिक्सल, फ्लोट लेफ्ट विड्थ लिखी है 50%। ये मैं बताऊंगा आपको ये सब क्या है, लेकिन ये तरीका देखो आप, ये ही कलर, अभी इसमें आपको कलर भी दिखेगा, कहीं कलर दिया होगा हमने, डिस्प्ले टेबल क्लियर बोर्ड, फॉन्ट देखो फॉन्ट दे रखा है, फॉन्ट साइज दे रखा है, टेक्स्ट को कैसे जस्टिफाई करना है, फॉन्ट साइज दे रखा है, ठीक है, विड्थ कितनी होगी, ये सब दे रखा है, ये हाइट कितनी होगी। तो ये CSS का काम है पूरा का पूरा, उसको फॉन्ट कैसा होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, कलर कैसा होगा, ठीक है। ये सारा का सारा काम CSS का है, ऐसे लिखते हैं CSS। ये इंटरनल CSS है, मतलब ये इसी पेज पे काम करेगी। ये जहां तक यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी बॉडी। तो बॉडी के ऊपर एक हेड टैग है, हेड टैग के अंदर मैंने ये CSS लिखी है, इसका मतलब ये इंटरनल CSS है। एक्सटर्नल CSS कौन सी होती है? एक्सटर्नल CSS ये होती है, देखो यहाँ पे मैंने लिंक लिखा है, देखो ये वाली लाइन को पढ़ना हो, ये वाली, ये सारी लिंक है, ये सारी फाइलें हैं, ये जो इससे लिंक है। तो इस लिंक में आप, सारी लिंक में ये सारे लिंक देखो आप, ये पहला लिंक है, इसका एक्सटेंशन है .css, इसका मतलब ये एक CSS फाइल है, दूसरा भी एक CSS फाइल है, तीसरी भी एक CSS फाइल है, चौथी भी एक CSS फाइल है, देखो ये रही लिंक, स्टाइल सीट, href मतलब कहां पे वो रखी है, एसेट्स फोल्डर के अंदर, CSS फोल्डर के अंदर, style.css, ठीक है। तो चेक करते हैं, ये रहा एसेट्स का फोल्डर, ये रहा CSS का फोल्डर, और ये रहा स्टाइल। ये स्टाइल को खोलते हैं हम, तो स्टाइल को खोलते ही आपको पता चलेगा कि ये है CSS की फाइल एक्सटर्नल। ऑथर कौन है? मोहित कुमार आर्या, ठीक है। हमारा URL क्या है? ikfauniversity.edu.in, ठीक है। हमारी जो मेन साइट है इसके ऑथर कौन है? इसके भी ऑथर हम, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सटर्नल CSS। अब आप इस एक्सटर्नल CSS के लाइन ऑफ कोड देखेंगे ना, तो आपको पागल ही हो जाएंगे आप लोग, क्योंकि इसके लाइन ऑफ कोड जा रहा है 1872 लाइन्स ऑफ कोड। मतलब आप सोचें, इस पूरी वेबसाइट को डिजाइन करने में, इसके इस कलर्स को, फॉन्ट्स को, हर एक पेज में ये सब चीजें डालने में इतने लाइन्स ऑफ कोड लगे मुझे, 1872। ये एक फाइल है CSS की, एक्सटर्नल है ये। मतलब एक्सटर्नल का मतलब ये मेरे बहुत सारे पेजों में लगी होगी, एक पेज में नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं इस CSS को। यहाँ से आप शुरू करेंगे तो देखेंगे कि ये फॉन्ट इंपोर्ट किए मैंने, ये सब धीरे धीरे बताएंगे। ये हेडिंग्स को मॉडिफाई किया है, ये A लगाया है, ठीक है। ये इसमें कमेंट लिखे मैंने, कमेंट लिखा है, देखो मुझे यहाँ पे कमेंट लिखने का फायदा क्या है, मुझे पता चल जाएगा अबाउट पेज हेड इमेज CSS। ये CSS मैंने किसके लिए लिखी है? अबाउट पेज के लिए। और उसकी हेड इमेज जो अबाउट पेज में, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मेरा अबाउट पेज खोलूंगा मैं, ये रहा अबाउट पेज, ये रहा अबाउट पेज का जो ये लिखा है, ये जो इमेज लगी है, इस इमेज की CSS है वो। मतलब
इस इमेज के ऊपर मैंने टेक्स्ट भी लिख रखा है, देखो ये। तो ये इस CSS की हेल्प से सब कुछ हो रहा है। ये यहां से यहां तक है, ये हेड इमेज पूरी यहां तक है। तो ये पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ता है आपको। अब ये कोड है ना आसान है, बस आपको क्या बिल्ड करना है, अपना लॉजिक बिल्ड करना है अपना। देखो कोड उतना ही होता है, बस डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से यूज करके कितना अट्रैक्टिव कोई चीज बना सकते हो। ठीक है, टेबल्स इतनी है, थोड़ा सा अभी टैग्स और होंगे टेबल में, जो कि मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, जो हमारे इसमें है। ठीक है, इसमें है अभी टेबल्स यही, ये हमारा जो पेज बन रहा है। अब इसमें हम CSS लगाते हैं, देखो ठीक है। तो CSS लगाने के लिए अब स्टार्ट करते हैं CSS का कोड कैसे लगाएं। तो एक काम करते हैं, एक एक्सटर्नल CSS से शुरू करते हैं या इंटरनल CSS से शुरू करते हैं। ठीक है, इंटरनल CSS पहली बात कि कहां पे लिखोगे आप। इंटरनल CSS लिखते हैं हम बॉडी के अंदर, सॉरी हेड टैग के अंदर। जितनी भी फाइल्स आपको अपने HTML पेज पे लिंक करनी है, ये आपका एक HTML पेज है, इस पे आपको लिंक करनी है। मान लो आपको लिंक करनी है जावास्क्रिप्ट, मान लो आपको लिंक करनी है CSS। आपको वो लिंक कहां पे डालना है, वो डालना है इस HTML पेज पे। HTML टैग होगा एक स्टार्टिंग में, जो यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसके बाद एक बॉडी टैग है, जिसके अंदर आपने सारा कंटेंट लिखा, बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा। एक और टैग होता है जिसको हम बोलते हैं हेड टैग। ठीक है, इस हेड टैग के अंदर आपको सारे CSS लिंक करने, आपको सारे JS लिंक करने, और आपको एक्स्ट्रा इंटरनल CSS भी यही लिख। तो ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी आपकी हेड टैग जो होता है वो आपकी लिंक फाइलों को और आपकी इंटरनल CSS को हैंडल करता है। ठीक है, हेड टैग कहाँ पे लगता है, हेड टैग यहाँ लगता है बॉडी से पहले। यहाँ पे हम एक टैग और लगा देते हैं, HEAD, हेड ओपन और हेड क्लोज। ये लग गया भैया हमारा हेड टैग। इसको भी थोड़ा टैब दे देते हैं इसके अंदर। अब सारा का सारा काम यही होगा, इंटरनल CSS एंड लिंक्स। जितने भी हम लिंक्स लगाएंगे या इंटरनल CSS लिखेंगे वो इसी में लिखेंगे। लिंक कैसे करते हैं, ये रहा लिंक करने का तरीका। मेटा टैग हो गया, इनके बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। टाइटल बहुत आसान है, टाइटल आप टैग समझ लो, ये टाइटल टैग है। जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, Ctrl+C, और इसको भी मैं हेड के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे टाइटल टैग क्या करता है, ध्यान रखना। देखो अभी यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे गौर रखना। अभी इसका टाइटल ये रहा, हमारा कौन सा पेज है, हमारा ये रहा। ठीक है, अभी इसका टाइटल क्या है, इक्फाई index.html है इसका टाइटल। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूं, मैं इस टाइटल को सेव कर देता हूँ यहाँ पे, Ctrl+S। टाइटल में क्या लिखा है मैंने, इक्फाई टेक्स्ट स्कूल देहरादून, Ctrl+S कर दिया। अब एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ऊपर क्या आ गया, इक्फाई टेक स्कूल देहरादून आ गया ना। अभी क्या आ रहा था, index.html। अब क्या आ गया, इक्फाई टेक स्कूल। ये भी हमारा वही है। ठीक है, यहाँ आ गया इक्फाई टेक स्कूल। ठीक है, इसके ऊपर ये टेक्स्ट आ रहा है, इंटरनल लिंक CSS हमने लिख दिया वहां पे। तो ये टाइटल टैग है, मतलब आपको जो भी यहाँ पे टाइटल देना है आप यहाँ से दे सकते हो टाइटल टैग लगा के। तो एक टैग मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS दोनों लिंक करनी है। अब तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इंटरनल CSS लिखते हैं, जैसे कि हमने इसमें लिखी है ये। ठीक है, अब इंटरनल CSS लिखने के लिए पहला काम, आपको एक टैग बनाना है जिसके अंदर इंटरनल CSS लिखी जाएगी। इंटरनल CSS लिखने के लिए आपको एक टैग चाहिए, STYLE, स्टाइल टैग ओपन, और STYLE, स्टाइल टैग क्लोज। इसके अंदर ही पूरी CSS आएगी। आप CSS का फुल फॉर्म क्या है, कास्केडिंग स्टाइल सीट। आपके वेब पेज को स्टाइल दे रही है वो सीट। ठीक है ना,
वो आपके वेब पेज को अट्रैक्टिव बना रही है और स्टाइल दे रही है, तो इसलिए उसे कास्केडिंग स्टाइल सीड बोला जाता है, इसीलिए उसे स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो भैया स्मार्ट कर रही है ना आपकी वेबसाइट को, स्टाइल दे रही है, तो वो स्टाइल टैग के अंदर लिखी जाती है। तो यहाँ पे मैं हेड के अंदर एक टैग बना रहा हूँ STYLE, स्टाइल टैग ओपन और स्टाइल टैग क्लोज। ये टाइप है इसका, ये बाय डिफॉल्ट आ गया जैसे मैंने टाइप किया, तो टाइप text/CSS, ये लिखना लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टाइल टैग से उसे पता चल जाएगा कि भाई ये CSS है हमारी। अब इसके अंदर हम CSS लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बात आती है CSS लिखने की, तो CSS होती क्या है, पहले तो लिखना कैसे है। हर एक चीज का मैंने आपको बताया था सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स मतलब उसे लिखने का तरीका, प्रोग्रामिंग। जैसे कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो वो मार्कअप टेक्स्ट के बीच में ही लिखी जाती है, सारे के सारे टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। और लिखने का तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बताया है। तो ऐसे ही स्टाइल्ड CSS को भी लिखने का एक तरीका है, उसको कैसे लिखते हैं। CSS में आप फिलहाल के लिए एक चीज समझो कि एक होती है क्लास, बस यही क्रिएट करनी है आपको, क्लास, ठीक है। क्लास क्रिएट करनी है, क्या क्रिएट करनी है, क्लास। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं डॉट से, डॉट लगा के क्लास क्रिएट होती है। दो चीज समझ गए, आपको स्टाइल के अंदर करना क्या है, क्लास क्रिएट करनी है। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, डॉट लगा के। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस CSS के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, जैसे ये लगा है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, डॉट हेडिंग डैश टेक्स्ट, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डॉट मैप डैश होल्डर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डॉट मैप। और नीचे आ जाते हैं भाई, देखो सब में आपको डॉट दिख रहा होगा, डॉट हेड डैश इमेज डैश अबाउट, डॉट हेड डैश इमेज डैश UG, डॉट हेड डैश इमेज डैश PG। इसमें जितने भी आप देख रहे होगे सब में डॉट लगा पहले। डॉट इसका मतलब है डॉट से आपने ये क्लास में हेड डैश बटन, ठीक है। तो ये बात समझ गए, आपको क्लास क्रिएट करनी है, क्लास कैसे क्रिएट होगी, डॉट लगा। नंबर स्टेप 2 क्लास क्रिएट करने का, डॉट के बाद आपको क्या लिखना है, डॉट के बाद आपको लिखना है क्लास नेम। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है मैंने डॉट के बाद हेड बटन, हेड डैश बटन, तो हेड डैश बटन क्या है, क्लास का नाम है। क्लास का नाम क्या होगा, आपकी मर्जी, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। डॉट के बाद नंबर से स्टार्ट मत करना, 1 2 3 नहीं, कोई भी न्यूमेरिक नाम दे सकते हो, जैसे डॉट मोहन, डॉट रोहित, डॉट उदित, डॉट सुमित, कुछ भी, एनीथिंग। लेकिन हम एनीथिंग नहीं देते, आप यहाँ ध्यान दे रहे होगे, यहाँ पे सारा का सारा कुछ ना कुछ बोल रहा है। हेड बटन, कंटेंट, ये लिया मैं कंटेनर हेड, मैप होल्डर, मैप, देखो हर चीज किसी ना किसी चीज से रिलेट कर रही है। ये लिखा मैंने प्लेसमेंट टेक्स्ट, इसका मतलब है कि प्लेसमेंट टेक्स्ट का मतलब है जहां पे मैंने प्लेसमेंट के बारे में लिखा है, ये उस टेक्स्ट के लिए है ये क्लास, इसलिए इसका नाम मैंने प्लेसमेंट टैग दिया। तो इसका मतलब है आपको नाम वो यूज करना है जो जहां पे आप रिलेट कर रहे हो। जैसे कि मान लो हमारी वेबसाइट है, अगर मान लो मुझे ये टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं इसके लिए क्लास बनाऊंगा जिसको मैं लिखूंगा डॉट अबाउट कोर्स। इसके लिए अगर मैंने कोई क्लास बनाई, उसका नाम मैं लिखूंगा डॉट ABOUT अबाउट डैश कोर्स। तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने अबाउट कोर्स के टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए क्लास बनाई। ये नेम एंड कल्चर है, ठीक है। इसलिए हम उसका नाम उस हिसाब से रखते हैं कि जहां पे, जैसे मैं इसके लिए क्लास बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा डॉट सिलेबस, ठीक है। या अगर मैं इस इमेज के लिए क्लास बनाऊंगा तो लिखूंगा डॉट PHP इमेज, समझ गए। तो इसलिए हम क्लासेस के नाम अलग अलग उस हिसाब से रखते हैं जिस हिसाब से हमें बनाना। स्टेप नंबर 3 क्लास बनाने के लिए,
पहले आपने डॉट बनाया, फिर आपने क्लास नेम लिखा, फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट और उसके अंदर पूरी क्लास लिखनी है और करली ब्रेसेस क्लोज। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पे देखो, डॉट हेड आई टेक्स्ट, इसका मतलब है ये डॉट तो हो गया क्लास, उसके बाद हो गई आपकी हेड डेट टेक्स्ट इज क्लास नेम, फिर आपका करली ब्रेसेस स्टार्ट है यहाँ पे और यहाँ पे आप ध्यान दे रहोगे तो करली ब्रेसेस क्लोज है। और इसके अंदर जो भी ये पूरा लिखा है मैंने, ये है मेरा CSS। तो इस तरीके से पूरी क्लास बनती है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ आ गया कि कैसे क्लास बनती है। तो आपको CSS में क्या बनानी है, क्लास बनानी है। वैसे इसमें क्लास भी बनती है और भी चीजें बनती है, ठीक है, आईडी भी बनती है। तो अभी हम क्लास पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, क्लास ही इंपॉर्टेंट है, यही आपको फिलहाल सीखनी है, पूरी क्लास से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास कैसे बनाते हैं, डॉट लगाते हैं, फिर क्लास नेम, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, फिर हमें CSS लिखनी है कर्ली ब्रेसेस क्लोज, मतलब ये एक क्लास हो गई आपकी पूरी की पूरी। तो वो क्लास बनाना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। हाँ होता है बेटा, ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि इमेज का आप पाथ देते हो तो आइकन आता है एक छोटा सा, वो इमेज अपलोड नहीं होती। इसका मतलब है आपके सिंटेक्स में एरर है, जो आपने पाथ लिया है या तो उसमें एरर है, या तो आपने ये स्लैश गलत यूज किया है, या तो आपने पाथ गलत दिया है, या आपने इमेज का एक्सटेंशन गलत दिया है, क्या पता वो PNG इमेज हो, आपने JPG लिख दिया हो, ठीक है। तो ऐसे रीजन हो सकते हैं, इसकी वजह से वो नहीं लोड होती है इमेज, वो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा दोबारा। यहां पर तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। समझ में आया आप लोगों को क्या बताया मैंने आज? इससे पहले के 2 लेक्चर्स मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा इस लेक्चर को मिला के, तो जिनने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट्स उनको भी प्रोवाइड करूंगा मैं जो रेगुलर कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं अटेंडेंस के थ्रू, ठीक है। और ये बताइए, पिछले के सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं आप लोगों को, कुछ को मिल गए होंगे। और आज का समझ में आया? राकेश, नीतीश, अलग, कीर्तिस, सीटली, सर। वो भी देखो डॉट रिमूव CSS से करेंगे धीरज। डॉट जो हम रिमूव करेंगे ना इसमें, इसमें मान लो आपको ये डॉट्स रिमूव करने हैं सारे के सारे, ये वाले डॉट्स, तो ये आप CSS से रिमूव करो, कास्केडिंग स्टाइल सीट से, ठीक है। वहां पे एक छोटी सी लाइन होगी, उस CSS को हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो सारे डॉट्स हट जाएंगे। HTML से आप ये डॉट रिमूव नहीं कर सकते, आपको इस डॉट को रिमूव करने के लिए CSS का यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी तक वो नहीं बताया, ठीक है। और बताएं। आकाश पटेल को सर्टिफिकेट मैं आज भिजवा दूंगा आपका। धीरज कौन, समझा नहीं। ओके, वो तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक्चुअली वो फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए थे मैंने। जिस फैकल्टी के स्कूल के, मतलब स्कूल की फैकल्टी को दिए गए थे वो सारे के सारे सर्टिफिकेट, फिर भी मैं आपको पर्सनली भिजवा दूंगा उसको, ठीक है। आकाश को भी, और हाँ PHP वाला राकेश में भिजवा दूंगा। हाँ पर्सनली भिजवा देंगे, हमने फैकल्टी को भिजवाए थे, पर्सनली भिजवा देंगे, ठीक है। तो राइट करने वो मैं कल बताऊंगा बेटा आपको, ठीक है ठीक। जिसको नहीं मिला वो मुझे टेक्स्ट कर दे एक बार, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा, फिर भी मैं एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर किसी किसी
किसी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो मैं ये है 89794188। हाँ, 89794188। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे एक काम करना, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, जिस जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है मेल कर देना मुझे, मतलब अपनी मेल आईडी सेंड कर देना, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए बहुत है इतना। और अभी सीएसएस थोड़ा सा अपने तरफ से पढ़ने की कोशिश करना, उसके बाद मुझे बताना। कल हम उसको और देखेंगे सीएसएस को आगे, ठीक है। उसको थोड़ा खुद पढ़ने की कोशिश करना, और उसके बाद बताना कि उसके बाद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके, फिर रितेश, राकेश, प्रद्युमन, आकाश, अकलम, भारत, धीरज। ठीक है, ओके, बाय ऑल ऑफ यू।